वेलकम टू एवरीबॉडी। आप सबको हमारे चैनल बायोलॉजी क्लिप में वेलकम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का जो पहला चैप्टर है। उस चैप्टर के बारे में पिछली वीडियो में बताया गया है और आज हम लोग पढ़ेंगे सीड को शो कराने के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आपके जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पहले देखते हैं क्या दिया है डिफिनीशन, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेथड ऑफ सोइंग सीड। ओके, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अब कौन कौन से मेथड इंक्लूड किए गए हैं? तो पहला मेथड दिया है ब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग एक मेथड है जिसमें हैंड को यूज करके सीड को शोन कराया जाता है। यानी जब प्लॉइंग हो जाता है, लेबलिंग हो जाता है, उसके बाद से नंबर आता है सीड को सोन कराने के लिए। यानी उसमें सीड को होते हैं हाथ से छिड़के या फिर ड्रिल मशीन के द्वारा छिड़के। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये ब्रॉडकास्टिंग क्या है और ड्रिलिंग सिस्टम क्या है। तो जनरली जो पहले दिया है यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग मेथड, यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड पे। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हाथ को यूज किया जाता है। जैसे अक्सर लोग ऐसे खादर जैसे छिड़ते हैं ऐसे हाथ से। ठीक है, तो ऐसे हाथ से सीड को ले लेते हैं किसी झोले में या किसी गमले वगैरह में, किसी भी पार्ट में रख लेते हैं और उससे निकाल निकाल के ऐसे हम क्रमशः जो है चल चल के छींटना शुरू कर देते हैं। तो ये कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड यूजिंग हैंड इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड यूजिंग हैंड इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। एकदम इजी सिंपल डिफिनीशन है और जिसमें हाथ का उपयोग करके सोन किया जाता है वो प्रोसेस कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। क्या क्या उसमें लाभ है, उसके हानि क्या है। तो पहले हम उसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग पहला दिया है कि इट इज द चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ सोइंग सीड। इट इज द चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ सोइंग सीड। इसका मतलब यह है कि एकदम सस्ता तरीका है। मतलब इसमें किसी तामझाम की, किसी मशीनरी की, किसी एग्रीकल्चरल टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप जो भी थोड़ा बहुत आदमी बराबर वे में अगर खादर छींटना जानता हो वैसे सीड को भी छींट सकता है हाथ से, क्योंकि हाथ को यूज करके छींट रहा है। तो ये क्या है, एक तो चीपेस्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं लगता है, और दूसरा बहुत फास्टली हो जाता है। हमको जब चाहे तब तुरंत इसको कर सकते हैं। तो ये पहला एडवांटेज एक ये है कि इट इज द चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ सोइंग सीड। ओके, दूसरा देखते हैं इसके क्या लाभ है। तो दूसरा एडवांटेज दिया है कि हाई टेक फार्मिंग इक्विपमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाईटेक फार्मिंग इक्विपमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे हमको बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल टूल्स जैसे मशीन है, ऐसे टूल्स को की हमें आवश्यकता नहीं पड़ता है। इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने हैंड से ही सोन करा सकते हैं। तो एक हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे कोई भी हाईटेक फार्मिंग इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तीसरा एडवांटेज देखें तो थर्ड एडवांटेज ये है कि कम्प्लेक्स एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सेम वही कहानी है, यहाँ पे जो भी कम्प्लेक्स एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है उसकी रिक्वायर्ड नहीं होता है। फोर्थ नंबर पे है कि स्किल्ड फार्मिंग लेबर इज नॉट रिक्वायर्ड। स्किल फार्मिंग लेबर इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसमें किसी कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये नहीं कि जो बहुत समझदार हो, कुशल हो, उसमें प्रशिक्षित हो, वही आदमी ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा सीड को सोन करा सकता है, छिड़क सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें एकदम समान पर्सन, कोई भी समान आदमी है वो, उसको भी थोड़ा बहुत छींटना आता हो तो छींट सकता है। हम अपने खेत में खुद छींटते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे तो अब उसकी थोड़ा सा डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है ब्रॉडकास्टिंग का। तो लाभ तो हम देख लिए। पहला लाभ क्या है, ये चीपेस्ट है, क्विकेस्ट मेथड है, हाईटेक फार्मिंग की आवश्यकता नहीं है, कम्प्लेक्स एग्रीकल्चरल टूल्स की आवश्यकता नहीं है, स्किल फार्मिंग यानी कोई कुशल श्रमिक या कुशल लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसका डिसएडवांटेज देखे क्या है इसका। तो डिसएडवांटेज पहला ये है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा
कि पहला जो डिसएडवांटेज दिया है कि सीड डू नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ये पहला डिसएडवांटेज है कि जब ही हाथ से ऐसे सोइंग कराते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, हाथ से छिड़काव करते हैं, उस केस में कभी कभी होता है कि कभी ज़्यादा ऐसे सीड निकल गया हाथ से, कभी कम निकल गया, तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है सीड का, बहुत ज़्यादा सीड हो जाते हैं, कहीं कहीं पे सीड कम पड़ जाता है। उस केस में यूनिफॉर्मली तरीके से जो सीड का स्प्रेडिंग है यानी फैलाव है वो नहीं हो पाता है। तो पहला इसका डिसएडवांटेज है, यानी पहला इसका नुकसान ये है कि सीड डू नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी समान तरीके से सीड का फैलाव नहीं हो पाता है। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा देखें इसका क्या एक नुकसान है, तो क्रॉप स्टैंड गेट नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड। अब जब पहला जो कंडीशन हम बताए हैं कि यूनिफॉर्मली तरीके से सीड का छिड़काव या फैलाव नहीं हो सकता है, तो और जब सीड यूनिफॉर्मली तरीके से नहीं होगा तो कहीं खूब ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, कहीं ग्रो ही नहीं करेगा, कहीं कहीं नीचे चला जाएगा, कहीं ऊपर ही रह जाएगा। उस केस में क्या होगा कि यूनिफॉर्मली तरीके से पूरी जो प्लांट्स है यानी जो क्रॉप है वो यूनिफॉर्मली तरीके से स्टैंड नहीं कर पाएंगे, उबड़ खाबड़ टाइप का हो जाएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस टाइप का। ठीक है, अब देखें थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर दे रहा है कि सम सीड्स डू नॉट गेट सोन एट द राइट डेप्थ, thus either fail to germinate or get picked by birds। यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है, ऊपर देख रहे हैं, कह रहा है कि सम सीड डू नॉट गेट सोन एट ए राइट डेप्थ, या जो एप्रोप्रिएट डेप्थ है उस गहराई में सीड नहीं जा पाता है। ठीक है, अब मशीन से अगर करेंगे तो एक उसके लिए एप्रोप्रिएट डेप्थ मिलेगा, जिस समान ऊंचाई पे वो जाएगा, ओके, गहराई तक जाएगा। इसमें क्या है कि हम ऊपर से छिड़कते हैं तो मैक्सिमम सीड्स जो होते हैं सरफेस पे ही रह जाते हैं, अर्थ सरफेस पे, यानी जो फील्ड है, खेत है, उसके सरफेस पे ही रह जाते हैं। उस केस में होता क्या है, या तो प्रॉपर डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है सोन एट द, डू नॉट गेट सोन एट द राइट डेप्थ या प्रॉपर डेप्थ या एप्रोप्रिएट डेप्थ, दस आइदर फेल टू जर्मिनेट। तो जब प्रॉपर डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, तो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। जर्मिनेट में अंकुरण उसका नहीं हो पाएगा। एक सीड है, सीड से जो ये ऐसे सूट वगैरह रूट निकलते हैं उसको अंकुरण कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। तो अंकुरित नहीं कर पाएगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या होगा, या तो फिर गेट पिक्ड बाय बर्ड, या तो फिर बहुत ऊपर रह जाएगा। तो जो देखते हैं कि गेहूं की ऐसे छिड़काव कर दिया, मस्टर्ड का छिड़काव कर दिया, ओट का छिड़काव कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि जो बर्ड्स वगैरह होती है, चिड़ियाएं होती है, वो आके उसको चुम चुम के खा जाती हैं। तो या तो वो बर्ड के द्वारा पिकट कर लिया जाएगा, और नहीं तो फिर वो जर्मिनेट करने में असफल रहेगा। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताया गया है। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ड्रिलिंग मेथड। ठीक है, और इसके ऊपर आपको एक फिगर हम दिखा देंगे, ओके, कि ड्रिलिंग क्या है और ये ब्रॉडकास्टिंग क्या है। तो जनरली पहले ब्रॉडकास्टिंग बार समझ लीजिए कि जो हाथ से छिड़काव करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड यूजिंग हैंड इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। अब ड्रिलिंग मेथड में जनरली जो मशीनरी टूल्स होते हैं उसको यूज करते हैं। तो पहले इसको पढ़े। अब जो इस समय प्रेजेंट टाइम में आजकल सब यही यूज होता है, क्योंकि वो भी दोनों भी यूज होता है, लेकिन अब ये भी यूज होना शुरू हो गया है और हो भी रहा है। तो पहले देखें इसका डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन दिया है, नाउ इट इज मोस्ट फार्मर आर यूजिंग सीड ड्रिल्स। ओके, अभी बताएंगे सीड ड्रिल्स क्या है, कैसे है। ड्राइवन बाय ए ट्रैक्टर, कह रहा है कि वर्तमान में इस समय मोस्ट फार्मर्स सीड ड्रिल्स को यूज कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइवन किए जाते हैं, उसको खींचा जाता है, चलाया जाता है। इट हैज 5 to 6 पाइप, इसमें 5 या 6 पाइप लगा होता है। ठीक है, अटैच टू ए फनल, और एक फनल टाइप का ऐसे शेप होता है ये। इट सोन द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, और ये नीचे आके यहाँ पे जो फनल होता है
ये फनेल नीचे आके जहाँ पे फार होता है, ये नीचे जो आप प्लाउ शेयर देखते हैं, ब्लेड जो लगा होता है, वहां तक वो कंटेक्ट रहता है, उसका अटैचमेंट होता है। तो जो ही ऊपर से सीट गिरता है तो नीचे एक प्रॉपर वे में यूनिफॉर्मली तरीके से ट्रैक्टर चलता जाता है और नीचे से वो उसका सीट का सोइंग होता जाता है, एक तरह से पूरा तरह से छिड़काव होता जाता है। तो ये यूनिफॉर्मली तरीके से हो जाता है। इसलिए यहाँ पे दिया है इट सोन द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। जो प्रॉपर डिस्टेंस पे यानी बराबर दूरी पे और डेप्थ पे, जो प्रॉपर डेप्थ यानी समान गहराई पे सीट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। साथ ही साथ जो ड्रिलिंग मेथड है ये एनर्जी को और टाइम दोनों को भी सेव करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट सेव टाइम एंड लेबर एंड सीड आर नॉट ईटन बाय बर्ड्स आल्सो। यस, एक आदमी अगर जो मान लीजिए कि उसको 10 कट्टा खेत की छिड़काव करना, तो उसको कम से कम मान लीजिए कि आधा घंटा चाहे जितना लग जाए, लेकिन ट्रैक्टर से अगर जो उसी के द्वारा अगर ड्रिलिंग मेथड से करना हो तो बहुत आसान तरीके से उसको क्या करेगा, वो जल्दी से हो जाएगा। तो एक तो टाइम बच जाएगा, ज़्यादा लेबर नहीं हो पाएगा, यानी ज़्यादा जो है वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो दो चीज़ बचेगा, टाइम बचेगा और लेबर बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं टाइम और लेबर। साथ ही साथ जब सीड जो है नीचे चला जाता है, इसमें से जो सीड गिरते हैं पाइप के द्वारा होकर नीचे खेत में अंदर की तरफ थोड़ा चला जाता है, बहुत डेप्थ भी नहीं जाता है और बहुत सरफेस पे भी नहीं रहता है। एक जो एडिकेट जो डेप्थ है उसी डेप्थ में सीड की बुआई होती है। तो उस केस में जो बर्ड्स हैं वो उसको ईट नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। तो आप लोग को ये चीज़ इतना जो है याद रखना है। एक बार और देख लीजिए ड्रिलिंग मेथड क्या है। नाउ इट इज मोस्ट फार्मर्स आर यूजिंग सीड ड्रिल्स। वर्तमान में मैक्सिमम या मोस्ट फार्मर यूज सीड ड्रिल ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर के द्वारा क्या होता है, ड्राइवन किया जाता है। इतना समझ में आ गया। फिर आगे दिया है इट हैज 5 to 6 पाइप अटैच टू ए फनल। इसमें 5 से 6 पाइप होते हैं, इसका फिगर हम आपको दिखा देंगे, जो अटैच होता है किससे, फनल से। और इट सोन सीड यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस। ओके, और ये सीड को क्या करता है, प्रॉपर डेप्थ पे और डिस्टेंस पे सोन कराता है। इट सेव टाइम एंड लेबर एंड आल्सो सेव आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द बर्ड्स। ओके, और ये चिड़ियाओं से भी इसको प्रिवेंट करता है तो खाने से। तो ये सब जो है इतना सीड ड्रिल के बारे में हो गया। अब इसके एडवांटेज देखेंगे, जैसे ब्रॉडकास्टिंग में देखें एडवांटेज क्या होता है आज, फिर उसके डिसएडवांटेज देखें, वैसे इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो पहला एडवांटेज क्या है कि सीट गेट प्रॉपरली प्लेस्ड। सीट जो होता है प्रॉपरली प्लेस्ड होता है, यानी पूरी यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ऊपर नीचे ज्यादा या कम नहीं होता, क्योंकि मशीनरी द्वारा हो रहा है। एक बराबर वे में ट्रैक्टर चलता जाता है, सीट एक अपना स्पेसिफिक रेशियो से नीचे सीट जो है उस फनल से गिरता है नीचे पाइप के द्वारा और चला जाता है खेत में। तो सीट गेट प्रॉपरली प्लेस्ड, पहला एडवांटेज है इसका। सीट गेट सोन एट ए जस्ट द राइट डेप्थ। एक तो प्रॉपरली प्लेस्ड होता है, मैंने पूरी तरह से फैलाव जो उसका होता है, जहां जब सीड होना चाहिए वहां वहां फैला होता है। दूसरा चीज उसकी प्रॉपर डेप्थ होता है, यानी समान गहराई पे सीड क्या होता है, चला जाता है। दूसरा चीज मनी और टाइम को सेव करता है। तो मनी तो खैर लग ही रहा है, लेकिन टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सेव हो रहा है, क्योंकि मशीन द्वारा हो जाए तो जल्दी हो जाएगा। तो सेव टाइम एंड मनी। चौथा दिया है क्रॉप स्टैंड बिकम यूनिफॉर्म एज ए सीड आर सोन इन प्रॉपर रोज। और जो क्रॉप होंगे जब पूरी यूनिफॉर्मली तरीके से सीट प्लेस हुआ है, सीट का यूनिफॉर्मली तरीके से उसके प्रॉपर डेप्थ में सीट का सोन कराया गया है सीड ड्रिल द्वारा, तो जाहिर सी बात है जो उसके क्रॉप्स होंगे क्या होंगे, एक यूनिफॉर्मली तरीके से ग्रो करेंगे। तो वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे या ज़्यादा या कम, कम या अधिक नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रॉप स्टैंड बिकम यूनिफॉर्म एज द सीड्स आर सोन इन ए प्रॉपर रोज। और प्रॉपर रो में क्या होंगे, सीड जो शो किए गए हैं उससे ये जो क्रॉप है वो एक बराबर स्टैंड करेगा। ओके, अब इसका डिसएडवांटेज देखें थोड़ा क्या है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि रिक्वायर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स फॉर सोइंग या सोइंग सीड।
इसके लिए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी ट्रैक्टर चाहिए, बिना ट्रैक्टर चाहिए तो फिर एक ड्राइवर चाहिए, उसके साथ ये सीड ड्रिल मशीन चाहिए, तो इतने इक्विपमेंट चाहिए। जब ये सारी चीज़ें जब चाहिए तब ये काम होगा, इसलिए ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की आवश्यकता होता है, रिक्वायर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट फॉर सोइंग सीड। दूसरा इसका डिसएडवांटेज देखें तो दूसरा डिसएडवांटेज है रिक्वायर्स स्किल्ड फार्मिंग लेबर। अभी आप देखें ब्रॉडकास्टिंग में तो यहाँ पे स्किल्ड फार्मिंग लेबर इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे रिक्वायर स्किल्ड फार्मिंग लेबर, यहाँ पे कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। ऐसे इसके लिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, इसको ड्राइवन करना जानता हो, चलाना जानता हो, कितना सीड भरना है, कब उसको जोतना है, ये सारा चीज़ की जानकारी होना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके टॉपिक है, थोड़ा फास्ट लेके चले हैं और इसको तब तक नोट डाउन कीजिए और हम अगली टॉपिक इसके बारे में अभी बता रहे हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आ गए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, और इसमें जो सोइंग सीड किया जाता है उसका ये तीसरा मेथड है ट्रांसप्लांटिंग का। ओके, तो ट्रांसप्लांटिंग एक ऐसा मेथड है इसमें सबसे पहले हम सीड को पहले किसी नर्सरी बेड में उसको ग्रोन कराते हैं, और जब सीड जब बढ़ जाता है जैसे 3 सप्ताह से लेके 5 सप्ताह के बीच में, यानी 20 से 30 दिन के आसपास उसको हम पहले एक किसी छोटे नर्सरी बेड में उसको सोन कराते हैं। उसके बाद से जब थोड़ा सीड जब बड़ा हो जाता है तो फिर उस सीड को वहाँ से उखाड़ लिया जाता है और वहाँ से फिर दूसरे किसी बड़े फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, फिर वहाँ पे उसकी बुआई कर दी जाती है। तो ये जो मेथड है सोन कराने का, ये थोड़ा सा जो पहले 2 मेथड पढ़े उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें लेबर वर्क ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ इसका एडवांटेज ज़्यादा होते हैं। तो इसके बारे में पहले देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है ट्रांसप्लांटिंग का। तो यहाँ पे दिया है कि सम ऑफ द क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो नर्सरी में सबसे पहले उसको सोन कराते हैं या ग्रोन कराते हैं, एंड देन, और उसके बाद तब ट्रांसफर टू द मेन फील्ड। पहले हम उसको छोटे से किसी फील्ड में पहले उसको ऐसे छिड़क देते हैं। अब ये 3 सप्ताह या 5 सप्ताह के अंदर में छोटा छोटा ये ग्रो कर जाता है। जब ही ग्रो कर जाता है उसके बाद से फिर हम यहाँ से इसको निकाल देते हैं और किसी बड़े फील्ड में इसको क्या करते हैं, फिर ले जाके हाथ से इसकी रुपाई कर देते हैं, यानी इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि सम ऑफ द क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी एंड देन ट्रांसफर टू द मेन फील्ड। ओके, कह रहा है दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। एकदम इजी वे है इसका डिफिनीशन, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि सम ऑफ द क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी एंड देन ट्रांसफर टू द मेन फील्ड। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, या दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको सबसे पहले हम नर्सरी में उसको ग्रोन कराते हैं, जब ग्रो कर जाता है 3 सप्ताह या 5 सप्ताह तक, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, किसी वहाँ से निकाल के किसी बड़े किसी फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस प्रोसेस को ही ट्रांसप्लांटेशन, या जो ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को ही हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब इसमें कुछ यहाँ पे दिया है कि इन दिस मेथड सीड आर नॉर्मली ग्रोन फॉर अबाउट 3 to 5 weeks ऑन द नर्सरी बेड एंड देन आर प्लांटेड ऑन द मेन फील्ड। कह रहा है कि अब ये जो सीड्स होते हैं इसको जनरली जो है 3 to 5 weeks के नियर अबाउट उसको हम पहले किसी नर्सरी बेड में सोन कराते हैं या ग्रोन कराते हैं। फिर उसके बाद उसको किसी अदर बड़े लार्ज जो फील्ड होते हैं या जो बड़ा फील्ड होता है वहाँ पे उस फील्ड में ले जाकर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहाँ पे फिर दोबारा इसको उगाया जाता है। ये प्रोसेस पूरा जो है ट्रांसप्लांटिंग का कहलाता है। रोपनी जो गांव में होता है, आप लोग देखे होंगे कि रोपनी होता है तो जो गांव में ये राइस पैडी की जो बुआई होती है, आप देखें धान उनकी, तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, पहले जो धान होता है उसको पहले छिड़काव कर लेते हैं, और छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद से आप देखें पहले छिड़काव करने के बाद से ये धीरे धीरे एक
जिसको हम गांव की भाषा में बिया कहते हैं, पहले निकल जाता है। तो उस नर्सरी प्लांट है वो एकदम छोटे स्तर पे पहले ग्रो कराते हैं उसको, फिर यहाँ से इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी बड़े खेत में, फिर उसको हम हाथ से उसके रुपाई कर देते हैं। यही प्रोसेस ट्रांसप्लांटिंग का कहलाता है। मैंने वन प्लेस टू अदर प्लेस उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, पहले नर्सरी बेड में, फिर किसी लार्ज फील्ड में उसको ट्रांसफर करके बोया जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज क्या है कि सबसे पहले तो ये एडवांटेज है कि जो भी फार्मर्स होते हैं उसको एक कौन सा सीड सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सी जो सीड की वैरायटी कैसी है, अच्छा है कि बुरा है, ये जानकारी इस मेथड में आसानी से पता चल जाता है। तो हम पहले कह सकते हैं कि इट अलाउ द फार्मर टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड हेल्दी सीड। ओके, ये सीडलिंग यहाँ पे जो अंकुर है, ये अंकुर कहते हैं, जैसे जब उसको हम नर्सरी बेड में जब हम डालते हैं तो ये पहले छोटे छोटे ऐसे अंकुर निकलेगा। अंकुर मतलब छोटा, जिसको हम बिया कहते हैं गांव की भाषा में, ठीक है, और उसको बांधते हैं ऐसे। तो उस प्रोसेस, ये जो छोटा छोटा जो प्लांट है ये ग्रो करता है, इसको हम सीडलिंग कहेंगे या अंकुर। अंकुर, ओके, अंकुर या सीडलिंग। तो जो अंकुर है इसको हमको आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले कि ये कितना है, इसकी क्या हेल्दी है कि नहीं है, इसका जो है बढ़िया से जो है अप्रोप्रिएट इसकी मोटाई और लंबाई कैसा है, ये पूरी हमको पहले से पता चल जाता है, इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है सिलेक्ट करने के लिए। तो इट अलाउ द फार्मर टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड हेल्दी सीडलिंग। या जितने जो फार्मर्स होते हैं उसको एक आइडिया मिल जाता है कि ये प्लांट कैसे ग्रो करेगा। जब शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाएगा तो बाद में नहीं ग्रो कर पाएगा, इसलिए पहले ही अलाउ कर देता है, सेलेक्ट करने के लिए एक हमको आइडिया मिल जाता है। दूसरा क्या कहता है, इट एनेबल द प्लांट टू डेवलप ए मच हेल्दियर एंड रूट एंड शूट सिस्टम। अब आप देखे होंगे कि जो यहाँ से अगर जो प्लांट को हम निकाल के इस फील्ड से और हम दूसरे फील्ड में जो ही इसको ट्रांसफर करते हैं, ओके, तो जो साइज एंड शेप इसका होता है और जितना वो एक्सपेंस करता है, फैलाव करता है अपनी जो मोटाई में, चौड़ाई में, लंबाई में, वो उससे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन और फैलाव और अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे जैसे एक प्लांट है, मान लीजिए कि ये सीड है, तो सीड से यहाँ पे रूट निकलेगा और फिर ऊपर सूट निकलेगा। तो रूट क्या होते हैं कि जब एक बार हम इसको नर्सरी बेड में हम ग्रो करा दिए, मान लीजिए कि नर्सरी बेड है, इसमें हमने पहले ग्रो कराया, तो इसके जो रूट है अब इस मिट्टी में धंसे हैं, लेकिन जब हम इसको निकालेंगे, उखाड़ देंगे यहाँ से नर्सरी बेड से इसको ट्रांसफर करने के लिए दूसरे किसी मेन फील्ड में, तो इसके जो रूट होते हैं ये यहाँ से बहुत सारे रूट उखड़ते हैं और फिर इसके साथ बहुत टूटते हुए, लेकिन जब यहाँ से हम इसको उठा के दूसरे किसी बड़े फील्ड में लगाते हैं, ठीक है, तो इसके जो रूट होते हैं और इसी तरीके से उसके अंदर जो सॉइल होते हैं बहुत डीप में जाते हैं और ज़्यादा वो फैलते हैं। और जब रूट फैलेगा तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो उसी के साथ साथ ये धीरे धीरे इसके जो सूट सिस्टम है, ऊपर के जो इसके स्टेम जिसको कहते हैं सूट सिस्टम, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, तो इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो एक अगर जो हम यहीं पर रख देते हैं तो ये डेवलप नहीं कर पाता, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। जब यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाते हैं तो ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। ये कहलाता है इसका जो है रूट एंड जो सूट सिस्टम है काफ़ी हेल्दियर होते हैं, मच हेल्दियर हो जाते हैं इस कंडीशन में। तो इट एनेबल द प्लांट टू डेवलप ए मच हेल्दियर रूट एंड सूट सिस्टम। यह जो है प्लांट में जो रूट और सिस्टम है, सूट सिस्टम, उसमें काफ़ी जो है डेवलप करने के लिए इनेबल कर देता है। ये दो एडवांटेज है, इंपॉर्टेंट है। एक पहला एडवांटेज जो जितने जो फार्मर्स होते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए एक चॉइस देता है, और दूसरा क्या करता है, ये प्लांट के जो रूट और सिस्टम है उसको इनेबल कर देता है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो जनरली हमको नहीं लगता है कि इसमें डिसएडवांटेज है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो दिया है तो हमको पढ़ाना पड़ेगा। वैसे जनरल देखें तो ये कॉमन डिसएडवांटेज है इसका, और कॉमन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लेबर और एफर्ट ज़्यादा होते हैं, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ता है।
जैसे रोपनी, गाँव के लोग भाषा में लोग रोपनी करते हैं, तो जो रोपनी कराते हैं तो उसमें अब जो मशीन से हो जाता है, जिससे गेहूं की बुआई होती है जल्दी से मशीन से हो जाता है, ट्रैक्टर से द्वारा हो जाता है, लेकिन इस मेथड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफोर्ट होता है। ओके, ये बस एक डिसएडवांटेज है, और इसको जो है कि किताब में कॉमन एक डिसएडवांटेज के रूप में दिया है कि ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर एक्स्ट्रा इफोर्ट एंड लेबर। ओके, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आपको बताया गया ट्रांसप्लांटिंग का। अब क्या क्या हो गया, पहला काम हो गया प्लॉइंग का, प्लॉइंग के बाद से लेबलिंग हो गया, लेबलिंग के बाद से अब जो है ये सोइंग सीड हो गया। सोइंग सीड में आप लोग ब्रॉडकास्टिंग पढ़े हैं, सीड ड्रिलिंग मेथड पढ़े हैं, और ट्रांसप्लांटिंग मेथड पढ़े हैं। ये 3 मेथड हो गया सीड को सोन कराने के लिए। अब जो नंबर आता है कि उसमें हम कुछ खाद पानी डालें, तो खाद पानी डालने के लिए जो अगला हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का, या एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, दोनों कह सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर के अनुप्रयोग, और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का मतलब हुआ कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को एडिंग करना, उसमें मिलाना। तो पहले मैं चाहता हूं कि आपको पहले इसका डिफिनीशन देके फिर मैं आपको बताऊं कि मैन्योर और ये जो है फर्टिलाइजर है क्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरली जो प्लांट्स होते हैं, तो हम ऐसे अगर जो खेत में उसकी बुआई कर दिए, बुआई करने के बाद से अगर उसको हम खाद पानी नहीं देंगे तो ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेगा कहाँ, तो न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल से। अब सॉइल में तो ऑलरेडी पहले से पड़ा नहीं है, सॉइल में हम बार बार खेती करते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी है धीरे धीरे लेस होते जाती है, यानी वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो हम क्या करते हैं, अलग से उसको खाद और पानी देते हैं, जैसे गोबर की खाद है जिसको मैन्योर कहते हैं, और जो काऊ डंग वगैरह से बनाया जाता है, साथ ही साथ कुछ केमिकल से बनाए जाते हैं जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। तो दोनों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो उस जो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, यानी रिप्लेनिश करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए जिस हम मटेरियल को उसमें डालते हैं, उसी को हम पढ़ेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में। तो पहले देखते हैं इसका है क्या, दिया क्या है आपके बुक के अनुसार। तो यहाँ पे दिया कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, उसमें सल्फर, ये सारी चीजें जो हैं, पोटास वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह, ये सारे चीज जो है न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। अब क्या है, दे आर वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है, यानी प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए, डेवलपमेंट कराने के लिए या इसेंशियल या इंपॉर्टेंट होते हैं। देयरफॉर फार्मर एड मैन्योर, फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर एड करते हैं, एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और मैन्योर को फार्मर एड करते हैं, ठीक है, टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। उस जो भरपाई है न्यूट्रिएंट्स की, उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, अब क्या करते हैं, मैन्योर को और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। तो आप समझ गए कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, और क्या है कि दे आर वेरी इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, या प्लांट्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी इसेंशियल होता है, और फार्मर इसको इसीलिए इसको रिप्लेनिश करने के लिए, भरपाई करने के लिए उस न्यूट्रिएंट्स की यूज करते हैं या ऐड करते हैं, किसको, फर्टिलाइजर और मैन्योर के, या उसके एप्लीकेशन को अनुप्रयोग में लाते हैं। अब पहले मैन्योर दिया है कि मैन्योर क्या इंपॉर्टेंट है, मैन्योर, तो पहले मैन्योर देखते हैं कि मैन्योर क्या है। मैन्योर इज न्यूट्रिएंट्स रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स वेस्टेज। यहाँ पे देखिए कि मैन्योर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है जो पहले ही बताया गया है, लेकिन अंतर क्या है मैन्योर और फर्टिलाइजर में, तो यहाँ पे दिया है रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
इसमें जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसमें ज्यादा मात्रा में होता है। ओके, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज्यादा मात्रा में हो वो जो है मैन्योर कहलाएगा। अब अभी आगे बताएंगे कि किससे बनता है। आगे दे रहा है कि obtained फ्रॉम द डीकम्पोजिशन, यहाँ पे देख रहे हैं डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के, उसके डीकम्पोजिशन से बनाया जाता है। डीकम्पोजिशन मतलब उसको विघटित कर दिया जाता है छोटे छोटे माइक्रोब्स के द्वारा, जैसे फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, और भी जो है कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे जो भी प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जिसे यहाँ पे प्लांट का और एनिमल दोनों के वेस्ट मटेरियल को हमने इकट्ठा कर लिया। किसको? वेस्ट मटेरियल को। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये इसको हम जब छोड़ देंगे तो जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे, विघटित हो जाएंगे, और कुछ दिन के बाद ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे। अब ये खाद का फार्मूला ले लिया, ठीक है, जैसे गोबर की जो खाद होता है, आप देखते हैं कि गांव में उसको जो है कि टोकरी से, खांची से ले जाकर लोग फेंक देते हैं बाहर, एक जगह उसको कलेक्ट किया जाता है और साल भर के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज कर दे, धीरे धीरे उसको पूरा डिकम्पोज करके और फिर एक खाद के रूप में उसको चेंज कर दे। ये पूरा जो है मैन्योर की जो प्रोसेस है, उसमें ये रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से, ठीक है। प्लांट के सड़े गले प्लांट्स हो या एनिमल के जो वेस्ट है, अब एनिमल के वेस्ट जानते हैं, गोबर उगर निकलेगा, उसकी यूरिन निकलेंगे, तो उससे क्या करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं। अब मैन्योरिंग यहाँ पे दिया है, मैन्योरिंग, ठीक है। अभी मैन्योर जो 3 टाइप्स के मैन्योर होते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ पे जैसे फार्म यार्ड मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर है और कंपोस्ट है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैन्योर में के बाद जो अगला जो यहाँ पे है टर्म्स आप देख रहे हैं, मैन्योरिंग क्या है, एक्चुअली क्या है कि जो प्रोसेस होता है, मैन्योरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल विच इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ओके, ये कहलाता है मैन्योरिंग। यानी जो मैन्योरिंग होता है उसमें जो मैन्योर होते हैं उसको सॉइल में ऐड करने की प्रोसेस कहलाता है। जब मैन्योर को हम सॉइल में जब ऐड करते हैं, मिलाते हैं, उस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग करते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं, ठीक है। और किस लिए मिलाते हैं? ये प्लांट को ग्रोथ करे, उसको डेवलपमेंट कराए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विकास हो, इसके लिए हम मैन्योर को उसमें ऐड कर देते हैं। तो अब जो है आगे कह रहा है, फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ मैन्योर यूज्ड इन फील्ड, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट। तो कह रहा है कि ये जो फॉलोइंग मेथड हैं या जो मैन्योर हैं जो यूज करते हैं, जिसमें हम फार्म यार्ड मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर है, कंपोस्ट है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैन्योर एक बार समझ लीजिए कि मैन्योर क्या है, फिर हम फर्टिलाइजर भी बताएंगे, फर्टिलाइजर क्या है। मैन्योर जिसमें रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो, यानी कार्बनिक जो खाद मटेरियल होता है उसको हम मैन्योर कहते हैं, और जो इनऑर्गेनिक खाद होते हैं, ठीक है, उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। उसको हम बाद में बताएंगे, जो जो क्रम से आएगा हम आपको एक एक 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।